बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कुछ देर में शुरू होगी। ये बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। हाइब्रिड मोड पर किया जाएगा बैठक का आयोजन। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 124 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। कई राज्यों के सीएम यानी मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो हाइब्रिड मोड पर इस बैठक का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 124 सदस्य शामिल होंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी यानी सीएम भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक है आज। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होनी है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे कई बड़े नेता और चेहरे शामिल नजर आएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यालय पर ये पहुंच चुके हैं और ये इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। तमाम जो बड़े लोग हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए दफ्तर पहुंच चुके हैं, बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। तो कार्यकारिणी के 124 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल नजर आएंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है। तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को और मजबूत किया जाए, किस तरीके से लोगों के बीच में अपने विश्वास को लेकर पैदा किया जाए, अपने विश्वास को पैदा किया जाए, किस तरीके से जनता के बीच में पकड़ बनाई जाए। और बीते जो उपचुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी का और हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजकुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी देंगे। इसके अलावा गुलशन सैफी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता लाइव, वो भी हमें जानकारी देंगे। और इसके अलावा हमारे साथ उपेंद्र राणा देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजकुमार, देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है और अब से कुछ ही देर में ये बैठक होगी। किन मायनों में खास? बहुत सारे मामलों में अहम मानी जा रही है, क्योंकि विदेश से अभी लौटे हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री का एक जो मनोबल है, उस मनोबल को कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ाना इस समय चैलेंज है। क्योंकि 2022 में 7 जो राज्य हैं उनके चुनाव होने हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन अभी तक का अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, किनको टिकट दिया जाए, किनको नहीं दिया जाए। क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार पूरे मतलब इसको अगर चलिए हम रुक कर लेते हैं। उपेंद्र राणा भी हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, देखिए देहरादून यानी पूरे उत्तराखंड के लिए भी ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना केवल उत्तराखंड बल्कि आज तो ये बैठक पूरे देश भर के राज्यों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे जो विधानसभा चुनाव है उत्तराखंड में भी है, उसको लेकर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बड़ी बैठक जो है आज दिल्ली में है और बैठक के दौरान कई सारे मुद्दों पर जो है वो चर्चा होनी है। क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो चर्चा हो सकती है। जिस प्रकार से लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही है, लगातार बातचीत की जा रही है, लगातार जिस प्रकार से भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो बड़े नेता हैं वो लगातार जो है प्रदेश भर में जो है वो भ्रमण कर रहे हैं, जनता को
को भांपने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और साथ ही जिस प्रकार से आज देखा जाए, जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है उसमें नरेंद्र मोदी भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, साथ ही निर्मला सीतारमण भी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, तमाम बड़े नेता और राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी इस कार्यकारिणी में जो है बैठक में जो है वो शामिल है। और वही जो है मूल मंत्र जो है वो देंगे कि आखिर कैसे जो है 2022 में जो है चुनाव लड़ना है। और जिस प्रकार के 2022 में उत्तराखंड की किस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में फतह हासिल करनी है उसको लेकर अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मंत्र देंगे, अपने जो भी नेता शामिल होंगे इस बैठक में। अब गुलशन सैफी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। गुलशन, कितनी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है? फिलहाल अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, वीके सिंह और जफर इस्लाम अगर हम बात करें तो ये लोग तमाम पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। इस हाइब्रिड बैठक के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि कोरोना काल के बाद ये अपने आप में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक है जिसके अंदर 124 शीर्ष नेता शामिल होंगे। जी लेकिन गुलशन देखिए, ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि चलिए विधानसभा चुनाव में किस तरीके से अपना प्रदर्शन जो है वो बेहतर किया जाए, वो तो मंथन होगा ही, वो तो एक प्राइमरी टॉपिक है। लेकिन इसके अलावा किन और मुद्दों पर इस बैठक में मंथन किया जा सकता है, चर्चा हो सकती है? देखिए, एक लंबे समय से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित नहीं की जा रही थी, तो बहुत सारे मसले ऐसे थे जो जिन पर सामूहिक रूप से चर्चा की जानी थी। शायद इसी वजह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि भारत में 100 करोड़ टीकाकरण का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया है। साथ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था तो उस वक्त भी सेवा ही संगठन है के नाम से एक मुहिम चलाई गई थी। उसके दरमियान तमाम कितने लोगों तक मदद पहुंची और फ्री राशन योजना जैसी तमाम ऐसी उपलब्धियां जिन पर बीजेपी चर्चा करना चाहेगी और उनको किस तरीके से जनता के बीच में जन जन तक पहुंचा सके उस पर भी बात करना चाहेगी। जो 5 राज्यों के उपचुनाव है उनके नतीजों से जिन 3 राज्यों की अगर हम बात करें, पश्चिम बंगाल, हिमाचल, राजस्थान, जहां जिस तरह बीजेपी का एक भारी विफलता का सामना करना पड़ा है तो उसको लेकर भी मंथन हो सकता है। जी राजकुमार, आपका रुख करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए जो प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार है, वो किस तरीके से लोगों में अपनी पकड़ बना सके और जनता में अपना विश्वास पैदा कर सके, क्योंकि लगातार जो विपक्ष है वो घेरने की कोशिश हमेशा बीजेपी को करता है तमाम मुद्दों पर, चाहे वो प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या फिर महिला सुरक्षा की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो। तो इसको लेकर भी खास चर्चा की जा सकती है कि किस तरीके से जो विपक्ष उनको घेरने का काम करता है उसमें अपनी चुनौती बनकर सामने खड़ा होना है। बिल्कुल मनीषा, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। 25 करोड़ की आबादी है, 80 लोकसभा क्षेत्रों के साथ 403 विधानसभा सीटें इस प्रदेश में आती हैं और प्रचंड बहुमत के साथ 300 पार का जो नारा दिया गया था, अब उसका संकल्प लिया जा रहा है। जिस तरीके से गृह मंत्री ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का दौरा किया और बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि इस बार नए संकल्प के साथ हमारा कार्यकर्ता रूट पे उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती होती है और प्रचंड बहुमत के साथ जब हमें सरकार चलाने का मौका मिला, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कोरोना हो चाहे उसके अलावा अपराधियों की जिस तरीके से रीढ़ तोड़ने का काम किया है, वो निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ताओं के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था बनी हुई है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के जिस तरीके से प्रचंड तरीके से दौरे एक के बाद एक दौरे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उन मुख्यमंत्रियों में, मतलब भारत के प्रदेशों के उन मुख्यमंत्रियों में शामिल हो गए हैं जो सबसे ज्यादा काम करने वाले लोगों में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज तक कभी कोई छुट्टी नहीं ली है। उसमें अगर बात की जाए तो कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से वो संक्रमित हुए और उसके बावजूद भी वो सड़क पर रहे, तो एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और शायद चैलेंज भी है। और जिस तरीके से कल इटावा में एक जेल का उन्होंने उद्घाटन किया तो कहीं ना कहीं आक्रामक भी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी राजकुमार, ठीक है, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटूंगे एक बार फिर से आपके पास। उपेंद्र राणा हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता लगातार लाइव बने हुए हैं। उपेंद्र, देखिए उत्तराखंड में भी जो विपक्ष है वो लगातार मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करता है। हरीश रावत हमेशा यही आरोप लगाते आए हैं बीजेपी पर कि जो सरकार है वो संगठनात्मक तरीके से सरकार चलाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, न प्रदेश की जनता उनसे खुश है। तो किस तरीके से चुनौती जो है उससे पार पाया जा सके, इसको लेकर चर्चा होगी इस बैठक में।
बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जो है चुनौतियां बड़ी होगी क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो इस बार जो है कई अहम होगा क्योंकि 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 57 सीटें जो है भाजपा जीती थी और जिस प्रकार से मोदी के नाम को लेकर जिस प्रकार से पार्टी आगे बढ़ी थी और जिस प्रकार से मोदी का नाम लेकर जो है उन्होंने जिस प्रकार से जीत हासिल की थी, प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार अगर देखा जाए इस बार का चुनाव जो है इस बार पार्टी अगर जिस कैंडिडेट को अगर चुनेगी उसी कैंडिडेट के नाम पर जो है इस बार चुनाव जीता जाएगा। अगर कैंडिडेट अच्छा होगा, काबिल होगा तो वही जो है इस बार जीत सकता है क्योंकि इस बार की जो स्थिति बनी हुई है क्योंकि भाजपा ने जिस प्रकार से 2 मुख्यमंत्री बदले, तीसरे मुख्यमंत्री पर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काबिज किया, उसके बाद से अगर देखा जाए तो जो विकास के मुद्दे हैं, महंगाई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष जो है भुनाने का काम जो है वो लगातार कर रही है। और जिस प्रकार से हरीश रावत भी लगातार जो है राज्य सरकार पर जो है लगातार हमला करती हुई दिखाई दी, भाजपा पर जो है लगातार हमला करती हुई दिखाई दी कि संगठन के इशारों पर जो है वो काम किया जा रहा है लेकिन अपनी कोई नीति जो है राज्य सरकार की नहीं है, जो मुख्यमंत्री है उनकी अपनी कोई नीति नहीं है। उपेंद्र, विपक्ष तो लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर ही रहा है लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं जो मूल जो मुद्दे हैं उनसे भी नकारा नहीं जा सकता है। उत्तराखंड की अगर मुद्दों की बात करें तो पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, यहाँ पर रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सबको लेकर साथ चलना ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और लोगों में अपना विश्वास पैदा करना ये भी लोगों बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल चला था और कोरोना काल के दौरान हमने देखा कि उत्तराखंड के जो प्रवासी थे वो सब लौटकर जो है उत्तराखंड में आए, लेकिन अब वह स्थिति यह बनी हुई है कि आखिर उनको रोजगार कैसे दिया जाए। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं उनके कार्यकाल के दौरान जो है उन्होंने स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश की, कई लोगों ने यहाँ पर स्वरोजगार पर जो है वो काम भी किया, लेकिन आज स्थिति फिर से वही बनी हुई है कि आखिर पलायन को कैसे रोका जाए क्योंकि जब पहाड़ों पर इंडस्ट्री नहीं चढ़ेगी तो आखिर उनको रोजगार कैसे मिलेगा क्योंकि अगर जब पलायन अगर हो रहा है तो सिर्फ रोजगार को लेकर, क्योंकि अगर बेहतर रोजगार अगर उत्तराखंड में ही उनको अगर मिल जाता है तो जो यहाँ के युवा हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, तो ऐसे में पलायन रोकना बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही शिक्षा का स्तर की अगर बात की जाए, देहरादून शहर का शिक्षा का हब जो है वो माना जाता है, लेकिन जो पहाड़ जो सीमांत जनपद हैं वहां पर अगर स्थिति अगर देखा जाए तो सरकारी स्कूल जो है वो खत्म होने की कगार पर क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं है, तो ऐसे में शिक्षा का हब उत्तराखंड को कैसे बनाया जाए ये भी बड़ी समस्या जो है वो बनी हुई है। यानी समस्याएं बहुत है और उन्हीं पर आज मंथन होगा इस महत्वपूर्ण बैठक में। राजकुमार हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजकुमार, देखिए जो विपक्ष है वो लगातार प्रदेश में योगी सरकार को घेरने की कोशिश करता है, कहता है कि गुंडा राज अभी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि सरकार राम राज की बात तो जरूर करती है लेकिन ऐसा कुछ जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता है। यानी कि अब ये जो बैठक होगी, ये जो मंथन होगा, रणनीति तैयार की जाएगी किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लोगों में अपना विश्वास पैदा करना कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करेगा। विपक्ष को अंदरूनी मंथन की जरूरत पड़ेगी इसके बाद। चलिए, टेक्निकल फॉल्ट है लेकिन फिर गुलशन सैफी का रुख कर लेते हैं। गुलशन सैफी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुलशन, देखिए बात ये भी सामने आ रही है, जानकारी ये भी मिल रही है कि जो पीएम मोदी का जो कार्यकाल रहा है उसके उपलब्धियों के तौर पर प्रदर्शनी भी इस बैठक में लगाई जानी है, इस बाबत क्या कुछ जानकारी? जी, जैसा मैंने आपसे पहले ही जिक्र किया था कि जिस तरह भारत ने कुछ कोरोना काल के दौरान करीब 100 से ज्यादा देशों की मदद करने का दावा किया है और अपने भारत में ही करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना रही, 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया गया। ऐसी तमाम ऐसी बातें हैं जिनका आज जिक्र उल्लेख किया जा सकता है, तस्वीरों के माध्यम से भी उनका उल्लेख किया जाएगा और यही नीतियां जन जन तक पहुंचा रही हैं जिससे जो उपचुनाव हुए 5 राज्यों में उसके नतीजों को देखते हुए एक सीख ले रही है पार्टी कि आने वाले समय में जो 2022 के चुनाव है उसके लिए कोई ठोस रणनीति तय हो सके। ये तमाम कवायद उसी बानगी का नतीजा है। जी ठीक गुलशन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उपेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और राजकुमार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू